लालची जलेबी वाला। कमल की अपनी एक छोटी सी जलेबी की रेहड़ी थी, जिसके कारण उसका घर का खर्चा चल रहा था। कमल की पत्नी आशा भी अपने पति की कमाई के हिसाब से ही घर चलाती थी। ऐसे ही एक शाम कमल अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर घर पहुंचता है और आशा को आवाज लगाकर बोलता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी आओ घुमा घुमा के। आशा रसोई से पानी का ग्लास लिए बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ जी, आते ही शोर मचा देते हो? कहाँ जाऊंगी मैं, घर में ही होंगी ना। अरे अरे भाग्यवान, गुस्सा मत करो, घुमा घुमा के। वो तो तुम मुझे दिखी नहीं, इसलिए बोल दिया घुमा घुमा के। घुमा घुमा के ही तो नहीं बोला जाता आपसे। अब ये लीजिए, पानी पीजिए। और हाँ, आज खाने में कुछ नहीं है, कल की दाल है, उसी में रोटी घुमा घुमा के खा लेना। जलेबी बेचकर भी मेरे घर में इतनी कमाई नहीं है कि रोज एक नई सब्जी खा सके। अरे कहाँ खो गए? घुमा घुमा कर खुद ही तो नहीं घूम गए। अरे नहीं, तुम जाओ खाना लगाओ। आशा कमल के लिए खाना लगा देती है। अगली सुबह कमल अपनी जलेबी की रेहड़ी लेकर बाजार जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक टैटू वाला दिखता है, जिसके पास एक आदमी और औरत अपने अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम लिखवा कर खुश हो रहे थे। ये देखकर कमल बोलता है, आजकल ये नाम लिखवाने का बहुत चलन है, घुमा घुमा के। कमल को इस बात से एक आइडिया आता है और वो बाजार में जाकर चिल्लाते हुए बोलता है, अपने नाम की जलेबी बनवाओ और खाओ घुमा घुमा के। खुद के नाम के साथ प्रेमी का नाम लिखवाओ घुमा घुमा के। कमल की ये बात सुनकर कई लोगों की भीड़ उसकी रेहड़ी पर लग जाती है, जिसके बाद एक आदमी कमल से कहता है, अरे भाई, क्या सच में जलेबी से नाम लिख दोगे क्या? और नहीं तो क्या, घुमा घुमा के ऐसे लिखूंगा नाम कि कर दोगे अपना घर मेरे नाम। अरे भाई मजाक। बताओ किसका नाम लिखना है घुमा घुमा के? जरा लिख दो कांता संग सुरेश। अरे वाह, भाभी जी का नाम तो बड़ा ही सुंदर है। भाभी जी नहीं है, वो हमारी पड़ोसन है। इतने समय से भाव नहीं दे रही, क्या पता तुम्हारी नाम वाली जलेबी देखकर शायद भाव दे दे। दैया रे दैया, अभी लिखते हैं घुमा घुमा के। उस दिन कमल के इस अतरंगे अंदाज से जलेबी बेचने के कारण उसके पास बहुत ग्राहक आ जाते हैं और उसकी जलेबी बनाने का सारा सामान आधे दिन में ही खत्म हो जाता है और वो खुशी खुशी घर लौटता है, जहाँ उसको दोपहर में ही घर वापस देखकर आशा बोलती है, क्या हुआ जी, खाने कमाने से मन भर गया क्या, जो इतनी जल्दी रेहड़ी लेकर वापस आ गए? अभी तो ढंग से 100 रुपए की भी जलेबी नहीं बिकी होगी। अब आज क्या खाएंगे? अरे भाग्यवान, सांस तो ले लो। एक बार मुंह खोलती हो तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती घुमा घुमा के। आज मेरी जलेबी बिक गई सारी की सारी। ये देखो पैसे। हाय राम, ये चमत्कार कैसे हुआ? आशा के पूछने पर कमल उसको सब कुछ बताता है, जिस पर आशा उससे बोलती है, अरे वाह मेरे प्यारे बलमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने शब्दों को इतना घुमाते हो, काश ये अपना दिमाग घुमा लेते पहले, तो आज हम ऐसे नहीं जी रहे होते। अच्छा अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। अब लो पैसे, आज पनीर लाओ, हम पनीर खाएंगे घुमा घुमा के। आशा खुशी से कमल से पैसे लेकर पनीर लेने चली जाती है और कुछ देर में पनीर की सब्जी और रोटी बनाकर
दोनों मियाँ बीवी मजे से खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह कमल कुछ पैसे से जलेबी बनाने का सामान लाकर उसका सामान तैयार करके फिर बाजार निकल लेता है, जहाँ लोग पहले से ही उसके आने की राह तक रहे थे। उन्हीं लोगों में मौजूद एक औरत बोलती है, अरे भाई साहब, कहाँ रह गए थे आप ही है ना जो नाम वाली जलेबी बेचते हैं? जरा मेरे लिए भी एक बना दीजिए ना। अरे वाह, आज लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बात का फायदा उठाना तो बनता है कमल, घुमा घुमा के। अरे बहन जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी बना दूंगा आपके कहे नाम की जलेबी। लेकिन देखिए, आज जलेबी के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि नाम वाली जलेबी बनाने में ज्यादा सामान लगता है और समय भी। अरे भैया, ले लेना पैसे जितने चाहो, बस जल्दी बना दो, हमको किसी को देनी है। औरत को एक बार में मानता देखकर कमल खुश हो जाता है और उस दिन रोज के दाम से 2 गुने दाम पर जलेबी बेचता है। लोग ऐसी अनोखी जलेबी पहली बार देखने के कारण उसको पैसे भी दे रहे थे। कमल को अब दिन रात तरक्की ही मिल रही थी। इस काम के कारण कुछ समय में उसका नाम आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो जाता है और वो रेडी से एक दुकान किराए पर ले लेता है। लेकिन ज्यादा सफलता लालच को जन्म देती है। यही कमल के साथ हुआ। कमल की जलेबी जैसी जलेबी कोई नहीं बना पाता था, इसलिए उसने अब अपनी जलेबी बनाने के सामान में और भी सस्ते दामों और सस्ती क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करने लगा और अपने दाम भी बढ़ा दिए, जिसके कारण कभी कभी उसकी जलेबी ग्राहक के खाने से पहले ही टूट जाती और जो कोई पैक करवा के ले जाता तो उसकी जलेबी घर जाने के पहले ही गिलगिला जाती। ये देखकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर हंगामा करते हैं। अरे 100 रुपये में एक नाम लिखते हो जलेबी से, और वो जलेबी घर जाने से पहले ऐसी टूटी है कि रूपा का रू टूट के बस पा निकलता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लिखा के ले गए थे अंगूरी संग प्रभात और घर पहुंचकर वो गू संग भात रह गया। बताओ तो। हाँ? अरे गर्मी के कारण ऐसा होता है, जलेबी पिघल जाती है। कोई नहीं, मैं दोबारा बना के देता हूँ घुमा घुमा के। कमल दोबारा जलेबी बनाने लगता है तो बार बार उसकी जलेबी कड़ाही में ही टूटने लगती है। ये देखकर सारे ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों में कमल का लालच उसकी दुकान के ग्राहक कम कर देता है और इसका फायदा उठाकर उसी के गांव का एक हलवाई नाम वाली जलेबी बेचना शुरू कर देता है। कमल के सारे ग्राहक उसके पास चले जाते हैं। ये सब देखकर कमल को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपनी पत्नी आशा को सारी बातें बताता है, जिस पर आशा उससे कहती है, और करो लालच, अरे अब भी वक्त है, भगवान का दिया सब है। जिस काम से ये सब मिला है उसके साथ गद्दारी करके सब गवा दोगे, इसीलिए सामान में मिलावट मत करो। तुमको तो आजकल की दुनिया का पता नहीं है, ऐसे कोई भी आगे नहीं बढ़ता, अपने भले का सोच के चलना पड़ता है। तुम तो रहने ही दो घुमा घुमा के। कमल के दिमाग में आशा की बात घुसती ही नहीं है, इसलिए वो अपना लालच छोड़ने के बजाय अपने प्रतियोगी को खत्म करने की सोचता है, ताकि लोगों के पास विकल्प ही ना बचे और वो उससे जैसी मर्जी जलेबी ले, वो भी महंगे दामों पर। इसके लिए वो रात के समय उस दूसरे हलवाई की दुकान पर आग लगा देता है और चुपचाप अपने घर में आकर सो जाता है। अगली सुबह गांव के थानेदार के साथ वो हलवाई कमल के घर पर आता है और जैसे ही कमल दरवाजा खोलता है तो हलवाई पुलिस वाले से बोलता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है, इसी ने लगाई होगी मेरी दुकान में आग। कई दिनों से ये मुझे देखकर जल रहा था। अरे पागल है क्या, तेरी मेरी कोई बराबरी है जो मैं तेरे से जलूंगा? और साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है घुमा घुमा के। मैं झूठ नहीं बोल रहा,
क्या सबूत है कि ये सब मैंने किया है घुमा घुमा के? कमल के इतना बोलते ही आशा की आवाज सबके कानों में पड़ती है। ये रहा सबूत। आशा के हाथ में एक बुझी हुई मशाल थी, जिसे देखकर कमल के होश उड़ गए। तभी आशा थानेदार के सामने आकर उसको वो मशाल देते हुए बोलती है, साहब, मेरे पति ने ही इनकी दुकान में आग लगाई थी। इसका सबूत है ये बुझी हुई मशाल। और इतना ही नहीं, मेरे पति इस हलवाई से जलते थे, क्योंकि इनकी घटिया सामान की जलेबी को छोड़कर सब इनकी जलेबी लेने में लग गए थे। आशा, ये सब तुम क्या कह रही हो घुमा घुमा के? मैं कुछ घुमा के नहीं, बल्कि सीधी बात बोल रही हूँ। आप मेरे पति हैं, आपको सीधे रास्ते पर लाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको समझाया था कि अपना लालच छोड़ के पहले की तरह काम करो, लेकिन आपने अपने अंदर सुधार लाने की बजाय दूसरे इंसान को बर्बाद करना चाहा। अगर मैं अब भी आपका साथ देती तो आपका ये लालच आपको और भी बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर देता। तुम पागल हो। अब मेरे जेल जाने के बाद कैसे रहोगी अकेली घुमा घुमा के? जो काम आपने गलत किया है वो सही करवाऊंगी मैं। साहब, ले जाइए इनको, जाइए। आशा की गवाही के कारण कमल को किसी दूसरे की दुकान जलाने और नुकसान करने के लिए जुर्माना और जेल होती है। तो वहीं अब आशा अपने पति की दुकान को संभालती है। अच्छे सामान से जलेबी बनाकर वो बेचने लगती है। कुछ समय तो उसके पास लोग नहीं आते, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर लोग उसके पति के किए को भूलकर एक दूसरा मौका उसे दे देते हैं और उसके हाथों की जलेबी लोगों को खूब पसंद आती है। भले ही आशा साधारण जलेबी बनाती हो, लेकिन इससे उसका गुजारा ईमानदारी से हो रहा था। लालची भुट्टे वाली। एक गांव में दो पति पत्नी भुट्टे की खेती किया करते थे। उनकी 14 साल की बेटी थी, चंपा। एक दिन खेती करते हुए चंपा की माँ खेत में बेहोश हो जाती है। चंपा, चंपा, जल्दी यहाँ आ, तो हर माई बेहोश हो गई है। चंपा भागते हुए खेत में आती है। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ माई को? कहाँ पता, काम करते करते एकदम गिर सी गई। जल्दी उठा उठा, डॉक्टर बाबू के पास ले चलते हैं। चंपा और उसके पिताजी पार्वती को उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब, कोनो परेशानी की बात तो नहीं है? ऐसा कब से हो रहा है इनके साथ? ये तो पहली ही बार हुआ है। नहीं, इस बीमारी को बहुत समय हो गया है, कम से कम 4 महीने। अगर आप पहले ले आते तो बीमारी इतनी नहीं फैलती। मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, 4 महीने लगातार खिलाना होगा। अगर दवाई से ठीक हो जाती हैं तो बढ़िया, वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा और इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, दवाई कितने की होगी? 5-6 हजार की, बस 1 महीने की। हे राम, इतना महंगा। बीमारी भी तो बड़ी है। संतोष पार्वती को घर ले आता है, पर उसके चेहरे पर मायूसी छाई है। क्या हुआ? जब से डॉक्टर से मिल के आए हो, मुंह पे 12 बजे हैं। क्या बोला डॉक्टर? काहे ऐसा की? हमने क्या किया? अपनी बीमारी का पहले काहे नहीं बताई हमको? का? माई को पहले से ही बीमारी थी? हाँ, और अब बीमारी बढ़ गई। पता है, 5-6 हजार रुपये की दवाई लिख के दिए है डॉक्टर साहब। हाँ तो क्या करते? पूरे मोहल्ले में गदाल कर देते। वैसे ही हालत बुरी थी। आप खुद ही थके हारे घर आया करते थे। हमारी बीमारी का सुन के और परेशान न हो जाएं, इसीलिए नहीं बताएं। पर अब क्या करें? ये महीना दवाई का खर्चा निकल जाए और अगले महीने भी आ जाएगा। हम दोनों मिल के खेती करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने आराम करने कहा है जब तक दवाई चलेगी। डॉक्टर विक्टर तो ऐसे ही करते हैं, बैठे बैठे और बीमारी बढ़ जाएगी। उससे अच्छा है चलते फिरते रहे हम। तुम ही डॉक्टर बन जाओ,
वो डॉक्टर पागल है का? हाँ, और नहीं तो का। ज्यादा डॉक्टरी ना झाड़ा करो, पता ही नहीं चलेगा कब ऊपर चली जाओगी। हाँ तो जाए तो हम जाए, उससे तुम्हें का। बातों बातों में दोनों पति पत्नी झगड़ा कर बैठे। चंपा से रहा नहीं गया। चंपा चिल्लाते हुए बोली, अब चुप हो जाओ, ये कोनो झगड़ने का वक्त है का? हाँ तुम ही समझाओ, हमसे नहीं समझेगी ये लो, दवाई ले आए हैं, अब चुपचाप घर में बैठी रहो। चाह के भी खेत में काम नहीं कर पाओगी, ये बहुत हैवी डोज वाली दवाई है, नींद आ जाएगी और जितना आराम करोगी बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। चंपा सही बोल रही है, हम भी यही बोलना चाहते थे। आप तो चुप ही करो, खुद को कुछ समझ नहीं आता है, हमें समझाने आए हो। माई, आप चिंता बिल्कुल मत करो, हम और पिताजी खेती कर लेंगे। चंपा थी तो एक लड़की, पर उसकी सोच बहुत आगे की थी। वो समझ गई थी कि पार्वती की हालत बहुत नाजुक है, उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। चंपा सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती, पार्वती को दवाई देती और अपने पिताजी के साथ खेती करने के लिए जाती। हर दिन यही होता। कुछ महीनों बाद खेत में बहुत सारे भुट्टे उगाए, चारों तरफ भुट्टे ही भुट्टे थे। इस बार तो बहुत अच्छी खेती हुई है। हाँ बिटिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है, पर कोई फायदा नहीं है। मेहनत करने के बाद भी हमें कुल मिलाकर 10-12 हजार रुपया ही तो मिलेगा। ई का पिताजी, इतना कम का है? वो लोग हमसे सस्ते में भुट्टे खरीदते हैं और बाजार में महंगे दाम पर बेचते हैं। तो हम भी बाजार में भुट्टे बेचा करेंगे। आप खेत का काम देख लीजिएगा और हम बाजार में भुट्टे बेचाएंगे। तू अकेले कैसे करेगी? वो तो पता नहीं, पर और कोनो उपाय कहाँ है? सब ठीक हो जाएगा पिताजी, तब तक जो हो सके वो करेंगे। अगले दिन चंपा बाजार में भुट्टे बेचने गई और उसने एक भुट्टे का दाम 5 रुपए रखा। भुट्टा ले लो, भुट्टा, कच्चा कच्चा भुट्टा। कुछ देर में चंपा के आधे से ज्यादा भुट्टे बिक जाते हैं। तभी एक आदमी आता है। कैसे हैं भुट्टे? तुहार कानपुर में हड़ताल है का? 5 रुपए का चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया है, फिर भी पूछ रहे हो? 3 रुपये लगाओ, सारा भुट्टा ले लूंगा। नहीं, अंतिम भाव 4 रुपए, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, सारा दे दो। वो आदमी सारे भुट्टे 4 रुपए के हिसाब से ले गया और जाते जाते, बेवकूफ हो तुम, इतने सारे भुट्टे का क्या करेगा और हमें बेवकूफ काहे कहा? चंपा ने उस आदमी का पीछा किया। वो आदमी भुट्टा बेचने वाला था। चंपा से खरीदे हुए भुट्टे को पकाकर वो 20 रुपए में बेच रहा था। हम तो सचमुच बेवकूफ निकले। अब हम भी यही किया करेंगे, कमाई 3 गुना बढ़ जाएगी, माँ का इलाज भी हो जाएगा। अगले दिन चंपा ने भुट्टे पकाकर बेचना चालू कर दिया। चंपा हर दिन समझदार होते जा रही थी। 20 रुपए का भुट्टा ले लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भुट्टा ले लो। चंपा ने 2 घंटे के अंदर ही कल से दुगनी कमाई कर ली थी। चंपा बहुत खुश थी। तभी वहाँ पर कल वाला आदमी आया। तुझे पता है, इतनी खूबसूरत लड़कियों को अकेले बाजार में नहीं रहना चाहिए, वरना कोई उड़ा ले जाएगा। अभी चप्पल से मार मार के तुहार मुंह लाल न कर देना, तो हमार नाम चंपा नहीं, चिल्ला चिल्ला के सबको बुला लेंगे अभी हम। नहीं, मैं तो बस भुट्टा खाने आया था, एक भुट्टा दो। चंपा उस आदमी के धमकी से नहीं डरी, उल्टा उसे ही डरा दिया।
देखता हूँ मेरे सामने कितने दिन टिकती है। वैसे भी ना तेरे भुट्टे में ना बटर है ना चीज। आदमी भुट्टा लेकर चला गया। चंपा को नया आइडिया मिल गया था। अगले ही दिन उसने स्वाद बदलने के लिए मक्खन यानी बटर खरीद लिया। अब वो बटर भुट्टा बेच रही थी। बटर भुट्टा बस 30 रुपए, गर्मा गर्म बटर भुट्टा, आओ आओ बटर भुट्टा खा लो। चंपा का बटर भुट्टा बाजार में आग की तरह फैल गया। हर कोई चंपा का बटर भुट्टा खाने आने लगा। धीरे धीरे चंपा के घर की हालत ठीक होती जा रही थी। चंपा की बीमार माँ बीमारी से बाहर आ रही थी। चंपा अपनी सोच से भी ज्यादा पैसे कमा रही थी। तभी चंपा के मन में एक ख्याल आया, अगर हम बटर सस्ता वाला लाएं तो और भी पैसे बच जाएंगे हमारे। चंपा के मन में लालच आ गया था। अगले ही दिन से चंपा सस्ता वाला बटर इस्तेमाल करने लगी। लोग अब भी उसका बटर भुट्टा शौक से खाए जा रहे थे। दिन बीतते गए। तभी एक दिन चंपा के पास भुट्टा खाने के लिए एक पुलिस वाला आया, वो भी साधारण कपड़ों में। एक बटर भुट्टा दे दो। चंपा ने उसे भुट्टा दिया। पुलिस वाला भुट्टा खाते ही रुक गया। छी, इतना बेकार भुट्टा। इतने लोग भुट्टा खा रहे हैं, ये सब लोग पागल हैं क्या? हमारे भुट्टे के पैसे दो और यहाँ से चलते बनो। भुट्टे पे बटर कौन सा लगा रही हो, वो तो दिखाओ। क्यों दिखाएं? कौन हो तुम? मैं पुलिस वाला हूँ। तो हम प्राइम मिनिस्टर हैं। पुलिस वाले ने चंपा को अपनी आईडी दिखाई और चंपा को भुट्टा का धंधा बंद करने को कहा। तुम बहुत सस्ता वाला बटर इस्तेमाल करती हो। इस बटर की वजह से इतने बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी के अभी ये भुट्टा का धंधा बंद करो और थाने चलो। हमें नहीं पता था दरोगा जी, हमें माफ कर दीजिए। अगर आप ये धंधा बंद करवा देंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा परिवार का गुजारा कैसे होगा? हम अकेले कमाने वाले हैं। पुलिस वाले को चंपा पर दया आ जाती है। ठीक है, तुम मेरी बेटी जैसी हो, पर अगली बार ये मिलावटी मक्खन इस्तेमाल की तो जेल में डाल दूंगा और ये सब बंद भी कर दूंगा। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, हमको माफ कर दीजिए। पुलिस वाला चंपा को आखिरी मौका देकर छोड़ देता है। इसके बाद चंपा ने बस अच्छा मक्खन ही इस्तेमाल किया। चंपा के भुट्टे का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ गया था और साथ ही साथ उसकी आमदनी भी बढ़ गई। चंपा ने फिर कभी लालच नहीं किया और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी भुट्टे की व्यापारी बन गई। अब वो ईमानदारी से व्यापार किया करती थी और उसकी माँ भी ठीक हो गई थी। पूरा परिवार अब बहुत खुश था। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।